नमस्कार, स्वागत है आपका अंचल आंचल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ कांकेर से आपको बताते हैं, जहां तेज रफ्तार दो कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। रॉन्ग साइड से आ रही कार को दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला कांकेर से सामने आया। तो तेज रफ्तार का कहर इस कदर बरपा कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। 7 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। आमने सामने टक्कर हुई। भोपाल से खबर आपको बताते हैं, बीच सड़क पर मारपीट होने लगी। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। बदमाशों ने युवक से मारपीट की थी। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई। हबीबगंज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया गया। तो पुलिस ने इसके बाद बदमाशों का जुलूस निकाला गया। बीच सड़क पर बदमाशों ने युवक को पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट की। और अब इसके बाद ये नजारा तस्वीरों में कैद हुआ, जब उन बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। इसी तरह से सरे रहा, जिस तरह से इन्होंने युवक के साथ मारपीट की, उसी तर्ज पर देखिए अब पुलिस इन सभी का जुलूस निकालती हुई देखी गई। हबीबगंज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया गया है, जब पुरानी रंजिश को लेकर युवक के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की और इस मारपीट को लेकर अब देखिए किस तरह से जुलूस इनका निकाला गया। आगे कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। बीच सड़क में इस तरह से सरे रहा, पुलिस को चुनौती देते हुए, कानून को चुनौती देते हुए एक तरह से ये जो बदमाश है वो सड़क पर खुलेआम युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। बीना से एक खबर आपको बताते हैं, जहां डॉक्टर ने मरीज के साथ मारपीट की। परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाए। सिविल अस्पताल का ये मामला बताया गया। हालांकि पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं। जब एक डॉक्टर मरीज के साथ बदसलूकी कर रहा था, उनके साथ मारपीट कर रहा था मरीज के साथ, देखिए डॉक्टर ने इस तरह की हरकत की है। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाए हैं डॉक्टर पर। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है। सिविल अस्पताल का ये मामला बताया गया है, जब देखिए डॉक्टर युवक के साथ मारपीट करता हुआ देखा गया। हालांकि क्या वजह रही है जिसकी वजह से इस तरह से एक डॉक्टर को करना पड़ा, पूरे मामले को लेकर विवेचना जारी है। पहले बहस होती है और बहस के बाद देखिए मारपीट तक की नौबत आ गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया, सिविल अस्पताल का घेराव भी किया और जल्द से जल्द डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, इस तरह की मांग करते हुए परिजन बाहर नजर आए। सागर के बंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव को मंच पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान भार्गव मूल रूप से तीसरी पंक्ति में बैठे थे, लेकिन दमोह सांसद राहुल लोधी ने उन्हें अपनी सीट दी। इसके बाद राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने और आगे बढ़ते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के समीप वाली कुर्सी पर बैठाया। इस पूरी व्यवस्था ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी। ये वरिष्ठता का सम्मान था या फिर आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा कोई संकेत है? तो सम्मान या संकेत, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पगड़ी पहनाई, उन्हें सम्मानित किया। तीसरी पंक्ति पर वो बैठे हुए थे गोपाल भार्गव, और उसके बाद उन्हें बाकायदा बुलाते हैं, मंच पर सम्मानित करते हैं। अब आने वाले समय में देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। इसे लेकर चर्चा, अटकलों का जो बाजार है वो पूरी तरह से अब गर्म हो चुका है कि क्या आने वाले समय में कैबिनेट में शामिल करने की जो सूचना है, या संकेत या सम्मान, या क्या कहिएगा। तो वरिष्ठता का सम्मान है या फिर मंत्रिमंडल के संकेत। छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का कॉन्फ्रेंस होगा। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के आईआईएम परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम एक तरफ किए गए हैं, तो वहीं आईआईएम कैंपस के करीब 750 छात्रों को 7 दिन की छुट्टी दी गई है। छुट्टी मिलते ही छात्र अपने घरों के लिए रवाना होने लगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के आईआईएम इंस्टीट्यूट में यह कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें उद्घाटन सत्र में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और इसके अलावा समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके साथ साथ लगभग 250 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी जो है देश भर के वो शामिल होंगे, चाहे इंटेलिजेंस की बात हो, एसपीजी की बात हो, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की बात हो, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के सभी जो डीजीपी हैं और आईजी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। वहीं कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये IIM संस्थान है जहां पर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। मुख्य द्वार से लेकर के अंदर तक सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दूं, तमाम जो बच्चे IIM में पढ़ते हैं ऐसे लगभग 750 छात्रों को भी 7 दिन की छुट्टी दे दी गई है। 7 दिनों तक कॉलेज जो है वो बंद रहने वाला है, विश्वविद्यालय, और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए। सभी छात्रों को 1 दिसंबर तक छुट्टी दे दी गई है। 28 से 30 नवंबर तक यह कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें देश भर के अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के नक्सलवाद समेत साइबर क्राइम समेत तमाम अलग अलग सुरक्षा को लेकर के जो विषय हैं वो एक के बाद एक जो है इस कॉन्फ्रेंस में रखे जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में तमाम अलग अलग राज्यों के डीजीपी से चर्चा करेंगे। फिलहाल सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई है, कोई भी छात्र यहाँ पर मौजूद नहीं है और पूरे IIM कैंपस में सुरक्षा का कड़ा घेरा जो है वो बना दिया गया। लगभग 3 अलग अलग लेयर में सुरक्षा रखी गई है, जिसमें रायपुर पुलिस के 2000 जवान तैनात रहेंगे, एसपीजी समेत अलग अलग जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। इन दिनों चर्चित फिल्म मेकर और निर्देशक अनुभव सिन्हा देश भ्रमण पर निकले हैं और इसी कड़ी में वो रायपुर पहुंचे। उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिया। हरिभूमि के समन्वय संपादक ब्रह्मवीर सिंह ने उनसे मुलाकात की, फिर अपनी एक पुस्तक बुत मरते नहीं भेंट की। ब्लॉकबस्टर और धुआंधार फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा जी आज छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। iNews 24/7 पर आप उन्हें सुन भी पाएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी समझ पाएंगे। उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, आप एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं, क्या संभावनाएं छत्तीसगढ़ में फिल्म को लेकर दिख रही है? अभी तो बहुत जल्दी है सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन ये बात बहुत खुशी की है कि छत्तीसगढ़ का रीजनल सिनेमा बन रहा है और न सिर्फ बन रहा है, बहुत सारा बहुत सफल हो रहा है, लोग देखने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। मुझे ये जानकारी नहीं थी बम्बई में बैठ के, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से। एक निर्देशक से भी मिला मैं, गैंग्स ऑफ रायपुर के निर्देशक से। जी सर, जैसे हम पत्रकार हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम खबरें ढूंढने लगते हैं, कहीं भी उतरे खबर हो यहाँ पे। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक डायरेक्टर हैं। रायपुर में जैसे ही आप उतरे, यहाँ पर कई फिल्में बनी। द केरला स्टोरी की टीम जो यहाँ पर आई हुई थी, नक्सलवाद पर उन्होंने फिल्म बनाया। बाद में ये कहा गया कि अंतर है काफी दोनों चीजों में, जैसा दिखाया गया, जैसा बताया गया और वास्तविकता जो यहाँ का सिनेरियो है। तो क्या लगता है आपको, आप यहाँ पर पहुंचे, किस तरीके से देख रहे हैं आप? स्टोरी यहाँ शूट हुई थी। द केरला स्टोरी की टीम आई हुई थी सर, जिन्होंने केरला स्टोरी बनाया, उन्होंने नक्सलवाद पर यहाँ एक फिल्म बनाया था। लेकिन बाद में ये कहा गया कि दोनों चीजों पे अंतर है, जो यहाँ पर वास्तविकता है और जो वहां पर दिखाया गया है। मैंने देखी नहीं दोनों फिल्में, तो मैं फिल्मों पर राय नहीं दे सकता, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत ही यूनिक प्रदेश है, कॉम्प्लेक्स प्रदेश है। एक सामाजिक, राजनीतिक, सोशो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है एक लंबे समय से, जो बहुत वायलेंट भी रहा है। तो यहाँ पर कहानियों की बहुत सारी गुंजाइश है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उस सीधे जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर ही फिल्म बनाएं। जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो बहुत सारी ह्यूमन स्टोरीज उसके किनारे होती हैं, तो वो फिल्में बननी चाहिए। मेरी जानकारी थोड़ी कम है, मैंने पढ़ा थोड़ा कम है। एक किताब के बारे में मुझे भी पता चला है, मुझे उसके बारे में, मुझे वो किताब चाहिए, मैं ढूंढता हूँ। तो थोड़ा बहुत पढ़ा जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जानता, लेकिन इतना नहीं जानता कि फिल्म बना सकूं। धन्यवाद सर। तो अनुभव सिन्हा जी के अनुभव को आपने सुना। छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है, हर तरीके की फिल्में यहाँ पर बननी चाहिए। एक्सप्लोर करने छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और iNews 24/7 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, iNews 24/7 रायपुर। और ठंड का मौसम शुरू होते ही एयर ट्रेवल महंगा हो चुका है। रायपुर एयरपोर्ट से बड़े शहरों की उड़ानों का किराया
अचानक बढ़ गया तो मुंबई से लेकर इंदौर, भोपाल तक के टिकट 10 से 15 हजार रुपए तक पहुंच गए और वजह है बढ़ा हुआ हवाई आवागमन और वेडिंग सीजन। देखिए रिपोर्ट। ठंड के मौसम में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। वेडिंग सीजन, छुट्टियों और कॉर्पोरेट ट्रेवल्स की वजह से एयरपोर्ट पर रोजाना 60 से ज्यादा फ्लाइट्स की आवाजाही दर्ज की जा रही है। रायपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए किराया 13 से 15 हजार रुपए तक पहुंच गया है, जो सामान्य दिनों में 6 से 7 हजार रुपए तक होता है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइट्स का किराया भी 30 से 50% तक बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों की बढ़ती डिमांड और सीमित सीटों की वजह से फेयर बढ़ा है। मौजूदा वक्त में रायपुर से अलग अलग शहरों का एयर फेयर रायपुर से मुंबई 13,000 से 15,000 रुपए, रायपुर से इंदौर 13,000 रुपए तक, रायपुर से भोपाल 8,500 रुपए, रायपुर से हैदराबाद 7,000 से 13,000 रुपए तक, रायपुर से पुणे 16,000 रुपए। विंटर सीजन में यात्रियों की संख्या 25 से 30% तक बढ़ जाती है। ऐसे में सीट उपलब्धता कम होने पर किराया ऊपर चला जाता है। ठंड का मौसम, विंटर सीजन शुरू होते ही फ्लाइट के फेयर्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास तौर पर रायपुर से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, इंदौर जैसे बड़े शहरों तक जाने वाले फ्लाइट का किराया 30 से 50% तक बढ़ गया है। सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है लोग विंटर सीजन में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और इसके साथ साथ वेडिंग सीजन को देखते हुए फ्लाइट के किराए में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि फ्लाइट के किराए बढ़ोतरी होने से कहीं ना कहीं फ्लाइट के जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आने वाले समय में न्यू ईयर तक इसी तरीके से फ्लाइट के फेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड अब नए प्रोजेक्ट और नए कलेवर के साथ सामने आ रहा है। अब तक हाउसिंग बोर्ड विश्वसनीयता के संकट का सामना करता रहा और अब राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड में कई बड़े बदलाव किए। सरकार के किन फैसलों से बदली हाउसिंग बोर्ड की स्थितियां और क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने बीते कुछ महीनों में प्रदेश के सभी जिलों में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। हाउसिंग बोर्ड के आवास मेले में ही 2000 करोड़ से अधिक राशि के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। हाउसिंग बोर्ड को इन प्रोजेक्ट्स में शानदार रेस्पॉन्स भी मिला। दरअसल हाउसिंग बोर्ड को मिल रहे रेस्पॉन्स के पीछे कई बड़े बदलाव हैं। पहले तो राज्य सरकार ने 700 करोड़ से अधिक कर्ज की राशि का निराकरण किया, जिससे लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड जूझ रहा था। ऐसे कई बदलावों ने हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स को मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए न सिर्फ उपयोगी बनाया, बल्कि हाउसिंग बोर्ड की छवि को बदलने और विश्वास अर्जित करने में भी अहम भूमिका निभाई। बहरहाल अब जान लीजिए कि हाउसिंग बोर्ड में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स के लिए अब स्थल चयन जिला स्तर पर होगा। कलेक्टर अपने जिले में ऐसे स्थानों का चयन करेंगे जहां सभी सुविधाएं होंगी। आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त और शहर के करीब ही प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। अब किसी भी प्रोजेक्ट पर काम तभी शुरू होगा जब 30% बुकिंग आएगी। सभी शहरों में कलेक्टर गाइडलाइन रेट का युक्तियुक्तकरण किया गया। हाउसिंग बोर्ड में एक साथ एक से ज्यादा मकान खरीदने की अनुमति दी गई। अब बल्क परचेस में भी किसी व्यक्ति को शासन की छूट का लाभ मिलेगा। मकान लेने के साथ ही उपभोक्ता उस पर कब्जा ले सकें, यह सुनिश्चित किया गया। प्रॉपर्टी लेने के साथ ही पोजेशन मिलने से मकान लंबे समय तक खाली नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को भरोसेमंद संस्थान बनाने के लिए कर्ज माफी को मंजूरी दी। 790 करोड़ की कर्ज माफी से हाउसिंग बोर्ड की स्थिति सुधरी। नए प्रोजेक्ट आए। बीते 1.5 साल में हाउसिंग बोर्ड का कारोबार बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंचा, जबकि यह पहले महज 250 करोड़ तक सीमित था। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव कहते हैं कि बड़े बदलावों से लोगों का भरोसा हाउसिंग बोर्ड में बढ़ा है। देखिए, जो हाउसिंग बोर्ड में मुख्य रूप से बदलाव किया है उसमें एक तो अभी बल्क परचेस को अलाउ किया है कि एक व्यक्ति यदि एक से अधिक मकान लेना चाहता है तो वो उसके लिए छूट हो जाएगी, वो ले सकता है। अभी तक सिर्फ एक मकान ले सकता था, लेकिन कोई अपने मान लीजिए उसके बच्चे छोटे हैं और वो अपने 2 बच्चों के नाम पे लेना चाहता है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के नाम तो नहीं ले सकता था। तो अभी वो तीनों बच्चों के नाम आप स्वयं के नाम पे ले सकता है 3 मकान, और बाद में जब वो बालिग होंगे तो उनके नाम पे कर सकता है। तो ऐसे पॉलिसीज में चेंज आया है, वो सब हम लोगों ने किया है। और उसके साथ साथ कई प्रकार का जो
डाइवर्शन के मुद्दे थे जिसके कारण से फ्री होल्ड नहीं हो पा रहा था, उस पर हम लोगों ने रिव्यू किया, उसमें रिफॉर्म लाया है। और उसके साथ साथ जो पोजीशन है, लोग मकान ले लिया करते थे, ताले बंद करके छोड़ दिए थे, जर्जर हो जाता था, तो अभी हम लोगों ने कहा है कि मकान लीजिए और तुरंत पोजीशन भी लीजिए। तो ऐसे तमाम प्रकार के उसमें अभी रिफॉर्म और रिव्यू ये लगातार हमारा जारी है, ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से एक बड़ा काम हम लोग कर सकें। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों को लेकर न शासन की नीति बदली है, कई नए फैसले लिए गए हैं। इन बदलावों और नई नीतियों ने न सिर्फ आम लोगों का भरोसा हाउसिंग बोर्ड के प्रति बढ़ाया है, बल्कि अब हाउसिंग बोर्ड के आवास मेले में भी इसका रेस्पॉन्स तेजी से हो रही बुकिंग के रूप में सामने भी आ रहा है। गौरव शर्मा, रायपुर। और छतरपुर में उस समय बवाल मच गया जब हिंदू संगठन ने एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक के साथ पकड़ा। हिंदू संगठनों ने पहले गोबर का लेप लगाकर शुद्धिकरण किया, फिर उसे थाने लेकर गए। इस दौरान उन्होंने युवक की पिटाई भी की और इस मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। हिंदू युवती ने कहा कि युवक एक मुस्लिम युवती के साथ मिलकर ब्लैकमेल कर रहा था। उसके मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो थे। इसके अलावा उसने तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। फिलहाल पुलिस ने मुस्लिम युवक और युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये था कि वो लड़का अनस खान हमें ब्लैकमेल कर रहा था, मतलब कुछ दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। कह रहा था कि हमें पैसे चाहिए 35,000, वरना हम तुम्हारी जो फोटोज वगैरह हैं वो हम वायरल कर देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो फोटोज वगैरह हैं वो सब हम वायरल कर देंगे। तो हमने कहा कि पैसे, उससे हमने पूछा तो कहने लगा 35,000 रुपये चाहिए हैं। 21 वर्षीय युवती हैं जिन्होंने आवेदन पत्र देके एक रिपोर्ट लिखाई है कि एक युवक के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। ये क्या मामला है? ये ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है, आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया जा रहा है। ऐसा कोई तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर। इस मामले में कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 2 लोगों का नाम आया है, तो उसके आधार पर सर एक युवती भी है, तो उन्हीं धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसमें विधिसम्मत कार्यवाही कर रहे हैं। राज खुले, पुलिस ने युवक युवती को गिरफ्तार किया है। आगे जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद लोगों में बेहद आक्रोश है, जिसका असर भोपाल में दिखाई दिया। भोपाल के मिसरौद थाना क्षेत्र के बंगरसिया में हिंदू संगठनों और लोगों ने जोरदार प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इसके चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 72 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि बंगरसिया में हालात को संभालने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। गौहरगंज में एक मासूम के साथ हैवानियत के बाद पूरे रायसेन जिले में रोष का माहौल है। थाने पर भी कई महिलाएं देर रात से धरने पर बैठी हुई हैं और एक ही मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं बैठी हुई हैं और कल देर रात से ही ये तस्वीर है यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफी आक्रोश भी है और लगातार जो रायसेन जिले के आसपास के जो रास्ते हैं वहाँ पे भी चक्का जाम किया गया है। खासकर अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 46 पर भारी चक्का जाम देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि 72 घंटे होने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इसी की वजह से जो महिलाएं हैं उनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। यहीं पर बैठकर जो महिलाएं हैं खाना भी खा रही हैं, कंबल और बिस्तर के साथ यहाँ पर ये पहुंची हैं और कहीं ना कहीं ये गुस्सा और ये धरना बताता है कि कितना आक्रोश इन महिलाओं के अंदर है। गद्दों के साथ और पूरी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं और साफ तौर पर एक ही मांग है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ये लोग धरने से नहीं हटेंगे। तस्वीरें, क्योंकि इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा सकता है कि जो महिलाएं हैं चाहे किसी भी उम्र की हो चाहे बच्चियां हो वो भी यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, क्या आप लोग की मांग है और पुलिस कितना रिस्पॉन्ड कर रही है? लगातार टाइम मांग रही है आपसे, आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हाँ, बहुत टाइम हो गया, कुछ वो ही नहीं, मांग ही पूरी नहीं हो रही। कब से बैठे हैं आप लोग? कल रात से। कब तक रहेंगे आप? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी, आरोपी मिल नहीं जाएगा।
लगातार आरोपी की सर्चिंग में जुटा हुआ है, ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। रायसेन से कैमरामैन विपिन के साथ गौरव गुप्ता। देखिए, आज का दिन खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के जरिए संदेश दिया जाएगा कि मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। राम मंदिर के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े ध्वज के माध्यम से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का संदेश होगा। गुजरात के अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट के बनाए गए इस ध्वज का वजन है 2 से 3 किलो के बीच और ये ध्वज 161 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर और 42 फीट ऊंचे झंडे के पोल के हिसाब से तैयार किया गया है। पीएम मोदी आज सुबह 11:52 पर दोपहर 12:35 तक के बीच के शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवाह पंचमी का पावन पर्व है और ऐसे में श्री राम जन्मभूमि परिसर में ऐतिहासिक क्षण आज दिखाई देने जा रहा है। मुख्य अतिथि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो निराहार रहकर आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा गढ़ने जा रहे हैं। ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण का जो रास्ता है वो साफ हुआ 2019 में और इसके बाद 2020 को कोरोना के भीषण कहर के बीच राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और 3 फेज में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा होने के बाद अब देखिए आज का जो दिन है वो बेहद खास है। और पल पल की तस्वीरें अपडेट लगातार आपको देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।